So hello friends, welcome to the very first lesson of class 11 biology, that is the living world. Now living world friends, NEET point of view के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए फ्रेंड्स 4 मार्क्स कैरी करता है. दैट मीन्स मिनिमम एक क्वेश्चन तो हर साल इस लेसन से पूछा ही जाता है. एंड इन द लिविंग वर्ल्ड फ्रेंड्स हम इन 4 मेन पॉइंट्स पे यहाँ पे फोकस करने वाले हैं. In that the very first point is what is living. हमारा second point है diversity in the living organism. Third point है taxonomic categories and the fourth one is taxonomical aids. इन 4 important points को मिला के ये friends ये lesson बनता है. Okay? But friends before starting this lesson हमें यहाँ पे 4 scientists के नाम given है. जो 4 scientists friends हमारे लिए काफी ज्यादा important है. बिकॉज ये ऑलरेडी फ्रेंड्स एक प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है. प्रीवियस ईयर में फ्रेंड्स ऑलरेडी ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है. ओके, सो देखते हैं फ्रेंड्स कि ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कौन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी. जूलॉजी के फादर कौन है? सो ही इज द ग्रेट एरिस्टोटल. उसके बाद आते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी के डार्विन कौन है? तो 20th सेंचुरी के डार्विन है फ्रेंड्स अर्नेस्ट मायर. नाउ फ्रेंड्स अगर आप देखें तो ये काफी इजी एमसीक्यू है, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर दे नहीं पाएंगे. अगर आप देखें ये वाले इस एमसीक्यू का आंसर आपके आंखों के सामने ही है. बिकॉज अगर आप साइड वाले पेज पे देखें तो वहां पे हमें अर्नेस्ट मायर के बारे में एक स्मॉल इंफॉर्मेशन गिवन है और उसी इंफॉर्मेशन में आपको ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा. दैट मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि जब भी कोई यूनिट स्टार्ट होता है, ओके, अगर आप आपकी बायो की टेक्स्ट बुक देखें तो हर यूनिट की स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट के बारे में वहां पे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है. ओके, तो फ्रेंड्स उस साइंटिस्ट के बारे में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको वहां पे याद रखना है, बिकॉज उसी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, देन कम फादर ऑफ बॉटनी. तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोपरास्टस. एंड देन फादर ऑफ मेडिसिन हु इज, सबको पता है कौन है वो है हिप्पोक्रेट्स. तो ये पॉइंट्स फ्रेंड्स आप आपके टेक्स्ट बुक में भी राइट डाउन कर लीजिए. सी फ्रेंड्स देयर आर गोइंग टू बी मेनी पॉइंट्स जो हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, बट फिर भी उन पॉइंट्स पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. और कई ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिन पे रिपीटेटिवली फ्रेंड्स एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. तो फ्रेंड्स वो सारे पॉइंट्स में डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ. तो आप भी इस तरह से पेंसिल अपने हाथ में ले लीजिए. और फ्रेंड्स जैसे जैसे हम ये लेसन कवर करेंगे तो साइड बाय साइड फ्रेंड्स इन सारी बातों को नोट करते चलिए. बिकॉज इफ यू विल नॉट नोट दिस फ्रेंड्स इस लेक्चर का कोई फायदा ही नहीं है. ओके, तो याद रखो नोट्स बनाते चलने हैं आपको. तो फ्रेंड्स अभी और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. नाउ फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है अब तक प्रीवियस ईयर में कभी भी इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है. ओके, बिकॉज इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट बात हमें फ्रेंड्स गिवन नहीं है. यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट पहली कुछ लाइंस में जस्ट इतना ही बताया गया है कि हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी ब्यूटीफुल डाइवर्सिटी, यानी हमारे आसपास कितने डिफरेंट वैरायटी के अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. ओके, एंड एंडिंग की कुछ लाइंस में फ्रेंड्स ये बताया गया है कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, यानी लाइफ असल में है क्या. अभी इसी एक क्वेश्चन में फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है जो इस चीज का आंसर लेता है फ्रेंड्स कि लिविंग क्या है एज अपोजिट टू नॉन लिविंग, यानी नॉन लिविंग के अपोजिट में लिविंग थिंग्स क्या है. यानी यहाँ पे हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस करेंगे. और यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, जो इसका आंसर लेता है, इसका आंसर फ्रेंड्स ढूंढता है कि लाइफ का पर्पस क्या है. ओके, अभी एज अ साइंटिस्ट फ्रेंड्स हम दूसरे क्वेश्चन को तो आंसर नहीं करेंगे बिकॉज सबको अपनी अपनी लाइफ का पर्पस पता है. आपको नीट में अच्छा स्कोर निकाल के एक अच्छा डॉक्टर बनना है और मेरी लाइफ का पर्पस है कि आपको उसमें आपकी हेल्प करना. ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे कि व्हाट इज लिविंग, यानी हम किस तरह से लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस कर सकते हैं. अभी आप सबको लगेगा ये तो काफी इजी है सर, बट नहीं फ्रेंड्स. ओके, आज के लेक्चर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस करना इतना भी इजी नहीं है. ओके, लेट्स सी.
When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms. See, जब हम फ्रेंड्स लिविंग थिंग्स को डिफाइन करने का यानी उनके लिए एक डेफिनेशन बनाने का ट्राई करते हैं, तो ज्यादातर हम उन कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान देते हैं जो काफी डिस्टिंक्टिव है। डिस्टिंक्टिव यानी जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है और नॉन लिविंग थिंग के पास प्रेजेंट नहीं है। अभी जैसे ही मैं ये बोलता हूँ तो आपके दिमाग में कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आगे होंगे, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स। यस, यानी आसपास के एनवायरनमेंट को देखना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना। ये सारे कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास प्रेजेंट है और नॉन लिविंग के पास नहीं। तो आप कहोगे कि इन सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे इजीली हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस बता सकते हैं, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। और क्यों ऐसा नहीं हो सकता ये आपको फ्रेंड्स आने वाले लेक्चर में समझ में आ जाएगा। One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list. See friends, ये जो लिस्ट आपने बनाई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक की जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है, उसमें हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म। यस, हमारे बॉडी में जो सारे रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शन का सम टोटल इज मेटाबॉलिज्म। देन रेप्लिकेट होने की एबिलिटी, यस, खुद को ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी, एनवायरनमेंट के साथ अपने फ्रेंड्स बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट करने की एबिलिटी, ये सारे फ्रेंड्स सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इस लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। ओके, और हम यहाँ पे फ्रेंड्स अभी एक एक करके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जिसके बेसिस पे हम लिविंग थिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं, और ऐसा जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा उसे हम बुलाएंगे द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी फ्रेंड्स वो प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे आप लिविंग थिंग्स को डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो आज के लेक्चर में हमें सिर्फ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज पे ही ध्यान देना है और उन्हें ही ढूंढना है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ग्रोथ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सबको पता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के फ्रेंड्स दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो मास में इंक्रीज होना या इंडिविजुअल यानी फ्रेंड्स नंबर ऑफ सेल्स में या नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स में इंक्रीज होना। ये दो ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड अगेन फ्रेंड्स इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके, यानी PYQ। ओके, तो इसे मार्क कीजिए। अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स किससे ग्रो करता है? सेल डिवीजन से ग्रो करता है। और सेल डिवीजन से जो ग्रोथ होती है इट इज नोन एज इंट्यूस ससेप्शन। उसे क्या कहा जाता है? इंट्यूस ससेप्शन। अब ये तो सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ग्रो होता है, बट उसके लिए इंट्यूस ससेप्शन ये वर्ड यूज किया जाता है ये किसी को नहीं पता। एंड फ्रेंड्स कभी कभी इस वर्ड को लेके ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस टाइप की ग्रोथ होती है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्यूस ससेप्शन होता है यानी ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। तो इसी कई स्मॉल स्मॉल थिंग्स है जो हम यहाँ पे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन occurs continuously throughout their lifespan। अगेन एक इंपॉर्टेंट लाइन कि फ्रेंड्स प्लांट में जो ग्रोथ होती है ना वो कंटिन्यूअसली यानी जब फ्रेंड्स वो प्लांट ग्रो होता है और वो एक स्मॉल सीडलिंग के फॉर्म में है, वहां से वो एक पूरा बड़ा पेड़ बनने तक, और जब तक वो प्लांट फ्रेंड्स उसे काटा नहीं जाता है तब तक उस प्लांट में कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता रहता है, यानी कंटिन्यूअसली वो प्लांट ग्रो होता रहता है। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट में ग्रोथ कैसी है, सो इट इज कंटिन्यूअस। ओके, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट MCQ है। एन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, बट ऑन द फ्रेंड्स अदर हैंड एनिमल्स में अगर आप ग्रोथ देखोगे तो एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है, उसके बाद फ्रेंड्स एनिमल्स में ग्रोथ नहीं होती। ओके, हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। सी फ्रेंड्स एनिमल में एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ तो रुक जाएगी बट सेल डिवीजन नहीं रुकेगा। और यहाँ पे जो सेल डिवीजन हो रहा है वो ग्रोथ के लिए नहीं हो रहा, यहाँ पे सेल डिवीजन होता है
कि जो हमारे ऐसे सेल्स हैं जो खराब हो गए हैं या डेड हो चुके हैं, उन्हें रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है। ओके, तो एनिमल्स में भी फ्रेंड्स ग्रोथ रुक जाती है, बट फिर भी सेल डिवीजन होता है, बट वो कंटिन्यूसली नहीं होगा, वो सिर्फ तब होगा जब कोई सेल मर गया है या डेड हो चुका है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन से ही ग्रो करते हैं। One can easily observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope. अगर आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखनी है, ये तो आप काफी इजीली देख सकते हैं। ओके, एक आपको इन विट्रो कल्चर देखना है। इन विट्रो कल्चर सी फ्रेंड्स, बायोलॉजी में दो टाइप के सिस्टम है, एक इन विट्रो और एक इन वीवो। इन विट्रो का मतलब है कि जब हम लैब के अंदर ओके कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, दैट इज इन विट्रो। और फ्रेंड्स दूसरा आता है इन वीवो। इन वीवो का मतलब जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो इन विट्रो का मतलब है कि किसी लैब में एक पेट्री डिश आपको पता ही होगा, अपने बायो के लैब में देखी होगी, तो उस पेट्री डिश में आप कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं। ओके, और सिंपली आपको देखना है कि बैक्टीरिया का नंबर किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। ओके, और आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सी फ्रेंड्स, हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ओके, यानी जहां पे ग्रोथ होगी वहां पे आपको रिप्रोडक्शन नहीं दिखेगा, और जहां पे रिप्रोडक्शन हो रहा है वहां पे आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो ये एक अच्छा सा पॉइंट है फ्रेंड्स, इसे थोड़ा हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि जहां पे ग्रोथ हो रही है वहां पे रिप्रोडक्शन नहीं, और जहां पे रिप्रोडक्शन है वहां पे ग्रोथ नहीं। इसका क्या मतलब? तो कंसीडर फ्रेंड्स, दिस इज अ पैरेंट। ये क्या है? ये एक पैरेंट है। नाउ इस पैरेंट से फ्रेंड्स ओके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक चाइल्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये आ गया हमारा चाइल्ड। नाउ पैरेंट से फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, एक चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ है, तो ये क्या हो गया? दिस इज रिप्रोडक्शन। अभी ये रिप्रोडक्शन किया किसने फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स पैरेंट ने। बट क्या यहाँ पे पैरेंट की ग्रोथ होती है फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स नॉट। पैरेंट में फ्रेंड्स ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद रुक गई है, तो अभी यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकती, बट ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इफ यू सी यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है पर ग्रोथ नहीं। देन लेट अस डिस्कस द चाइल्ड। नाउ फ्रेंड्स, चाइल्ड अभी भी बॉर्न हुआ है, वो धीरे धीरे यहाँ पे अभी ग्रो करेगा। यस, यहाँ से अभी वो ग्रो करेगा, बट क्या ये चाइल्ड तुरंत रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है क्या फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स नॉट। तो इस चाइल्ड में फ्रेंड्स जब तक ग्रोथ हो रही है वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ पे रिप्रोडक्शन है, सॉरी यहाँ पे ग्रोथ है बट रिप्रोडक्शन नहीं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि जहाँ पे रिप्रोडक्शन वहां पे ग्रोथ नहीं, जहाँ पे ग्रोथ वहां पे रिप्रोडक्शन नहीं। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। One must remember that the increase in body mass is considered as growth. अभी अभी देखा था फ्रेंड्स हमने कि ग्रोथ के दो कैरेक्टर हैं, और उनमें से एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इंक्रीज इन बॉडी मास, यानी बॉडी का वजन बढ़ना। ओके, सी फ्रेंड्स, यहाँ पे मास और वेट को बायोलॉजी में हम तो एक ही कंसेप्ट समझेंगे। ओके, यहाँ पे कोई फिजिक्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। non-living object also grow if we take increase in body mass as the criterion for growth. अगर हम फ्रेंड्स अगर हम ग्रोथ का क्राइटेरिया कंसीडर करें कि अगर बॉडी मास बढ़ रहा है, बॉडी का वेट बढ़ रहा है, यानी कि ग्रोथ हो रही है, तो इस बेसिस पे तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो होते हैं। अभी आप पूछोगे वो कैसे सर? तो सी, माउंटेन, बोल्डर्स, सैंड मोल्ड्स डू ग्रो। However, this kind of growth exhibited by the non-living object is by accumulation of material on the surface. जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है जिस तरह माउंटेन, बोल्डर्स यानी बड़े बड़े पत्थर और सैंड मोल्ड्स, ये सब के सब ग्रो करते हैं, बट यहाँ पे इनकी जो ग्रोथ है फ्रेंड्स वो इसलिए होती है कि इन सब के सरफेसेस पे मटेरियल अक्यूमुलेट होता है, यानी मटेरियल जमा होता है। ओके, जिसकी वजह से इन सब का वेट बढ़ता है और हम बोल सकते हैं कि इनकी ग्रोथ हो रही है।
बिकॉज आप ग्रोथ कैसे मेजर करते हो, अगर बॉडी का मास बढ़ा यानी एनिमल में या उस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पे भी तो इनका मास बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे भी फ्रेंड्स इनमें ग्रोथ हो रही है। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसे फ्रेंड्स कहा जाता है एक्रेशन। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? एक्रेशन। तो अभी मेरा क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्या ग्रोथ के बेसिस पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हो? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज सी फ्रेंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए आपको एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक चाहिए जो इजीली आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिख जाए और जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट हो और एक भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट नहीं। यहाँ पे तो ग्रोथ लिविंग के पास भी है, नॉन लिविंग के पास भी है, तो ग्रोथ के बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते। एंड फ्रेंड्स दैट इज व्हाई ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो प्रोसेस को हम इतना इजी समझ रहे थे वो इतनी भी इजी नहीं है। तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक गया, बट हमारे पास और भी कई कैरेक्टरिस्टिक है, उनमें से कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जरूर बनेगा। Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living system. A dead organism does not grow. See friends, किन conditions में हमें उन living organism में growth दिख सकती है वो भी हमें यहाँ पे बताना पड़ता है। जैसे एनिमल्स में सबको पता है एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है। तो सपोज मुझे एक ह्यूमन है, उसे मैं 60 की एज में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या मुझे फ्रेंड्स वहां पे ग्रोथ दिखेगी? डेफिनेटली नो। तो ग्रोथ ऑब्जर्व अगर आपको करनी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वहां पे आपको वो टाइम भी बताना पड़ेगा जिस टाइम में वहां पे आपको ग्रोथ दिखेगी। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था 60 इयर्स का जो पर्सन है, उस पर्सन में अगर मुझे ग्रोथ देखनी है तो जब वो छोटा था फ्रेंड्स, उसके चाइल्डहुड में, तब मुझे उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। यस, एज वेल एज फ्रेंड्स हमें ये भी पता है कि कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज वो दोनों के पास है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के पास। अभी फ्रेंड्स ग्रोथ तो गया, तो ग्रोथ को छोड़ के कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो शायद से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी, तो चलो देखते हैं। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या है फ्रेंड्स? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है। सो फ्रेंड्स नाउ वी विल सी रिप्रोडक्शन एंड लेट अस सी दैट कि क्या रिप्रोडक्शन इज एन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉट। ओके, क्या रिप्रोडक्शन की हेल्प से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं या नहीं? ओके, सो रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबको पता है फ्रेंड्स कि रिप्रोडक्शन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी उनका एक फीचर है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स reproduction refers to production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. See friends, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, उस रिप्रोडक्शन में फ्रेंड्स पेरेंट्स इस टाइप की प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोजेनी अपने पेरेंट्स को फ्रेंड्स कुछ केसेस में सिमिलर होती है ज्यादा, या कुछ केस में काफी लेस सिमिलर होती है। इनवेरिंगली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स इनवेरिंगली यानी फ्रेंड्स ऑलवेज, एंड इम्प्लिसिटली यानी नॉट डायरेक्ट। हम यहाँ पे फ्रेंड्स जिस टाइप के रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही फ्रेंड्स वहाँ पे दोनों चीजें होती हैं, हेरिडिटी है ऑल्सो एंड वेरिएशन ऑल्सो। हेरिडिटी की वजह से फ्रेंड्स पेरेंट्स के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको उनके चिल्ड्रन यानी प्रोजेनी में दिखाई देंगे, एंड दैट इज द सिमिलैरिटी। एंड बिकॉज ऑफ वेरिएशन फ्रेंड्स प्रोजेनी यानी जो चिल्ड्रंस है वो अपने पेरेंट्स से कुछ वेरिएशंस भी शो करते हैं। ओके, कुछ केसेस में वेरिएशंस फ्रेंड्स काफी कम होते हैं और कुछ केसेस में वेरिएशंस काफी ज्यादा होते हैं। ओके, सेम विद सिमिलैरिटी। सम केसेस में पेरेंट्स और चिल्ड्रन काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, and in some cases they are very less similar to each other. Organisms reproduce by asexual mean also. Every one of us knows that कि सिर्फ हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मीन्स नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए, हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके,
fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spores they produce. This is, for example, friends, we have fungi. Yes, fungi is a very well example of asexual reproduction because fungi multiply by using asexual spores. Okay, और ये asexual spores फ्रेंड्स fungi प्रोड्यूस करता है, और किस तरह से प्रोड्यूस करता है, कहाँ पे प्रोड्यूस करता है, ये फ्रेंड्स हम हमारे सेकंड लेसन में इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं, और ये उस लेसन का फ्रेंड्स एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है. ओके, इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग. ओके, ये तो फ्रेंड्स आप चाइल्डहुड से सीखते आ रहे हो कि यीस्ट और हाइड्रा बडिंग से ग्रो करते हैं. बडिंग यानी यीस्ट और हाइड्रा के बॉडी पे एक स्मॉल आउटग्रोथ आती है. धीरे धीरे फ्रेंड्स वो आउटग्रोथ बड़ी होती जाती है और फिर पेरेंट्स से अटैच होके वो पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज बडिंग. इन प्लानेरिया प्लेटफॉर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन. दैट इज a fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes a new organism. तो फ्रेंड्स कुछ एनिमल्स है प्लानेरिया जैसे, ओके, जिन्हें हम फ्लैटमोन्स बुलाते हैं. ये फ्रेंड्स ट्रू रीजनरेशन शो करते हैं. दैट मीन्स फ्रेंड्स इनकी बॉडी को अगर हम स्मॉल पार्ट्स में कट करें, दैट इज स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कट करें, तो ये जो फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है इनके पास एबिलिटी है कि अपने लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी को रीजनरेट कर सके, यानी वापस से ग्रो कर सके, और इनका फ्रेंड्स उसी फ्रैगमेंटेड पार्ट से पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है. ओके, दिस इज नोन एज ट्रू रीजनरेशन. ओके, यानी अगर आप इन्हें टू पार्ट्स में कट करो तो दोनों भी पार्ट्स फ्रेंड्स दो नए ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करेंगे. ओके, नाउ फ्रेंड्स वन मोर थिंग, ट्रू रीजनरेशन, ओके, दैट इज रीजनरेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. ये किसी भी टाइप का रिप्रोडक्शन फ्रेंड्स नहीं है. ओके, रीजनरेशन इज जस्ट द एबिलिटी टू हील योरसेल्फ. ओके, रीजनरेशन क्या है, एक एबिलिटी है जिससे प्लानेरिया अपने आप को ठीक करता है. ओके, बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पे अगर प्लानेरिया को बाय मिस्टेक कभी वो कट हो जाता है तभी वो फ्रेंड्स यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे रीजनरेशन क्या है, एक मेथड है जिससे वो अपने आप को हील यानी ठीक करता है, ना कि रिप्रोडक्शन का कोई मेथड. यस, प्लानेरिया की अगर फ्रेंड्स प्लानेरिया अपने अकॉर्डिंग अचानक से दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड नहीं हो सकता. ओके, उसे जब कभी कट किया जाता है तो हील होने के लिए ही वो फ्रेंड्स रीजनरेशन शो करता है. रीजनरेशन फ्रेंड्स आप लिजार्ड के टेल में भी देखोगे कि इफ लिजार्ड की टेल फ्रेंड्स कट हो जाती है तो वो अपनी टेल को वापस से ग्रो कर सकता है. यस, बट वो ट्रू रीजनरेशन नहीं. ओके, वहां पे फ्रेंड्स सिर्फ टेल वापस से ग्रो हो सकती है, लिजार्ड का हैंड या लिजार्ड के लेग्स, ओके, या लिजर्ड का कोई भी बाकी का बॉडी ऑर्गन वापस से ग्रो नहीं हो सकता. सो दैट इज नॉट ट्रू रीजनरेशन. ओके, बट प्लानेरिया, इन केस ऑफ प्लानेरिया वी सी ट्रू रीजनरेशन. नाउ फ्रेंड्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे आपको कई सारे ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल दिए गए और उन ऑर्गेनिज्म के फ्रेंड्स मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वो भी बताई गई है. तो वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे याद रखनी है. ओके, द फंगी, द फिलामेंटस algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. ये और एक मेथड है फ्रेंड्स asexual reproduction की, that is fragmentation. Fungi, filamentous algae, okay, that is Pyrogera, and friends protonema of mosses. Protonema of mosses यानी फ्रेंड्स यहाँ पे mosses की ये लाइफ की सबसे अर्लियर स्टेज है. यहाँ पे mosses के जो सेल्स है फ्रेंड्स वो चेन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. ओके, उसे हम फ्रेंड्स प्रोटोनेमा कहते हैं. In the third lesson friends when we will study plant kingdom, तो वहां पे हम प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस की स्टडी करेंगे. ओके, तो फिलहाल इसका मीनिंग क्या है कि दे आर सेल्स विच फॉर्म चेन लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, और ये फ्रेंड्स फ्रैगमेंटेशन की मदद से ग्रो करते हैं. यानी इफ फ्रेंड्स इनकी बॉडी फ्रेंड्स स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, यस, तो फ्रेंड्स वो सारे के सारे स्मॉल पार्ट्स या वो सारे के सारे फ्रैगमेंट्स, स्मॉल पार्ट्स यानी फ्रैगमेंट्स एक नए ऑर्गेनिज्म की तरफ फ्रेंड्स ग्रो करना स्टार्ट करेंगे. ओके, सो दिस इज आल्सो फ्रेंड्स अ टाइप ऑफ asexual reproduction. When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cells. Now friends, आपने यहाँ पे asexual reproduction देख लिया, okay, which was the case of multicellular organism, जो आपने multicellular organism के केस में देखा और yeast यानी unicellular organism के केस में भी देखा. But friends, if you talk about unicellular organism, okay,
तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सो रिप्रोडक्शन फ्रेंड्स ग्रोथ को सिनोनिमस यानी सिमिलर हो जाता है। द रीजन इज फ्रेंड्स कि ग्रोथ की हमने डेफिनेशन क्या बनाई थी कि ग्रोथ मींस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स। जब बॉडी के सेल्स बढ़ते हैं और एंड बॉडी का फ्रेंड्स मास बढ़ता है, दिस आर दी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो बॉडी का अगर मास बढ़े या बॉडी के नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज हो, देन वी से कि द बॉडी इज ग्रोइंग। और फ्रेंड्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो वो सेल्स फ्रेंड्स किससे बढ़ेंगे थ्रू रिप्रोडक्शन। ओके, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं। ओके, एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी मेथड्स हैं जैसे कि बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर्स एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सारे मेथड्स फ्रेंड्स आपको याद करने हैं और इनकी जो एग्जांपल्स है फ्रेंड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि बाइनरी फिशन फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया में होता है, यस, देन बडिंग ये यीस्ट और हाइड्रा में होता है, फ्रैगमेंटेशन ये फंगी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में, स्पोर्स फ्रेंड्स सबको पता है फंगी स्पोर्स से प्रोड्यूस होता है, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रेंड्स ये आपको पोटैटो, कैरेट्स इन सब में मिल जाएगा। ओके, या फ्रेंड्स ब्रायोफाइला का जो लीफ है वो एक बेस्ट एग्जांपल है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये सारे एग्जांपल्स फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं बिकॉज ऑलरेडी इन पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, हेंस we have already defined growth as an equivalent to increase in cell number or mass. See friends, growth और reproduction और growth unicellular organism में क्यों similar है वो मैं explain कर चुका हूँ, और सेम चीज यहाँ पे given है कि ऑलरेडी हमने ग्रोथ को बोला है कि ग्रोथ क्या है कि इंक्रीज इन सेल नंबर या इंक्रीज इन मास को हम ग्रोथ बुलाएंगे। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में व्हेन रिप्रोडक्शन ऑकर्स तो रिप्रोडक्शन में भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। ओके, तो अभी ये रिप्रोडक्शन हो रहा है या ग्रोथ हो रही है, तो ये फ्रेंड्स एक दूसरे को काफी सिमिलर हो जाते हैं। हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दिस टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इसलिए फ्रेंड्स ये तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में कब ग्रोथ और कब रिप्रोडक्शन ये दोनों वर्ड्स यूज करने हैं ये हमें अब तक क्लियरली पता नहीं है। बिकॉज अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो उसे ग्रोथ बुलाया जाए या वहां पे रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्रेंड्स, स्टिल हमें इसमें कंफ्यूजन है फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस। जी फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं ऐसा नहीं है। देयर आर एग्जांपल ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकते, सच एज फ्रेंड्स म्यूल। म्यूल फ्रेंड्स इज फॉर्म व्हेन अ डोंकी एंड अ हॉर्स आर क्रॉस्ड ब्रीड। ओके, हॉर्स और फ्रेंड्स डोंकी की जब क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है उससे फ्रेंड्स म्यूल प्रोड्यूस होता है। ओके, म्यूल फ्रेंड्स ये स्टेराइल होता है यानी ये आगे अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। देन स्टेराइल वर्कर बीज, जो फ्रेंड्स स्टेराइल वर्कर बीज होते हैं ये भी फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं और इनसे भी प्रोजेनी नहीं बनेगी। एंड देन फ्रेंड्स इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ओके, वी नो दैट देयर आर सम ह्यूमन कपल्स फ्रेंड्स जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, व्हाई? बिकॉज देयर आर इनफर्टाइल। यस, तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स है फ्रेंड्स जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बट स्टिल ऑल आर लिविंग। ये सब के सब लिविंग तो है फ्रेंड्स बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो क्या फ्रेंड्स हम रिप्रोडक्शन की मदद से इन्हें डिफाइन कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज रिप्रोडक्शन फ्रेंड्स आपको हर ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिल रहा है और ये उसके एग्जाम्पल है। एंड दिस इज अ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू फ्रेंड्स कि व्हाई reproduction is not included as a defining property of organism। तो ये उसका रीजन है, इसे मार्क कीजिए फ्रेंड्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism, and that's why friends reproduction भी living organism की defining characteristic नहीं है, because यहाँ पे reproduction की मदद से हम सारे living organism को इसमें include नहीं कर सकते, because कुछ organism reproduce नहीं करते। ओके, ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। ओके, ये भी करेक्ट है फ्रेंड्स कि कोई लिविंग ऑब्जेक्ट अपने आप उसके पास ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो अपने आप फ्रेंड्स रिप्रोड्यूस हो सकता है। ओके, या अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है।
अगर आपको किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का एक रेप्लिकेट यानी एक कॉपी बनानी है फ्रेंड्स, तो वो हमें खुद को बनानी पड़ेगी, वो अपने आप रिप्रोडक्शन परफॉर्म करके कॉपी नहीं बना सकता। ओके, नाउ फ्रेंड्स वन मोर थिंग, देयर इज अ टर्म प्रोजेनी। अब प्रोजेनी फ्रेंड्स आप ऑल द टाइम यूज नहीं कर सकते। प्रोजेनी इज अ वर्ड और ऑफस्प्रिंग इज अ वर्ड रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्रेंड्स, तभी आप प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग इस टाइप के वर्ड्स यूज करोगे। बट फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू विल नॉट यूज ऑफस्प्रिंग एंड प्रोजेनी, हम क्या यूज करेंगे वहां पे, क्लोन वर्ड यूज करेंगे। द रीजन बिहाइंड दैट इज इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑफस्प्रिंग फ्रेंड्स, जो चाइल्ड प्रोड्यूस होता है, ओके, या फ्रेंड्स जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, वो अपने पेरेंट्स की फ्रेंड्स एक एग्जैक्ट कॉपी होता है। यस, और अगर वो अपने पेरेंट्स की एक एग्जैक्ट कॉपी है, इसलिए उसे क्लोन्स बुलाया जाता है। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो चाइल्ड प्रोड्यूस होता है या जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, वो अपने पेरेंट्स को फ्रेंड्स इन सम कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर भी होता है एंड इन सम कैरेक्टरिस्टिक्स वो पेरेंट्स से डिफर भी करता है, एंड दैट्स व्हाई वो अपनी पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। सो उसके लिए हमने एक नया वर्ड बनाया, प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग। तो अंडरस्टूड फ्रेंड्स, इन तीनों वर्ड्स को कब यूज करना है? ऑफस्प्रिंग एंड प्रोजेनी इज यूज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड क्लोन्स आर यूज फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्रेंड्स दोनों फ्रेंड्स इन दोनों वर्ड का मीनिंग भी अलग है और कंडीशंस भी अलग है, वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन तो हमें लग रहा था कि रिप्रोडक्शन विल बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट अगेन इट इज नॉट। सो फ्रेंड्स लेट अस सी वन मोर कैरेक्टरिस्टिक एंड देखते हैं कि क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन पाता है या नहीं। सो द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू स्टडी इज मेटाबॉलिज्म, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव कंफ्यूजन रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म कि मेटाबॉलिज्म फ्रेंड्स एंड में क्या है। तो काफी इजी है फ्रेंड्स मेटाबॉलिज्म, और वन लाइन डेफिनेशन फ्रेंड्स जिसमें हम एक ही झटके में मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्लियर करेंगे। ओके, सो नाउ वी हैव टू सी क्या इज मेटाबॉलिज्म एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। ओके, ये सबको पता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल से यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड से बनते हैं। दिस केमिकल्स स्मॉल एंड बिग belong to various classes, sizes, functions, etc. are constantly being made and changed into some other biomolecules. ये जो सारे केमिकल्स है फ्रेंड जिससे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, कुछ केमिकल्स काफी स्मॉल है, कुछ काफी बड़े हैं, ये सारे के सारे केमिकल्स फ्रेंड्स अलग अलग क्लासेस, अलग अलग साइजेस और अलग अलग फंक्शंस को फ्रेंड्स बिलोंग करते हैं। बट इन सब में एक चीज कॉमन है कि कंटिन्यूसली फ्रेंड्स कॉन्स्टेंटली इन सबको बनाया भी जा रहा है हमारी बॉडी में, और कंटिन्यूसली इन्हें किसी और बायोमोलिक्यूल में कन्वर्ट भी यानी चेंज भी किया जा रहा है। बायोमोलिक्यूल्स यानी फ्रेंड्स द मॉलिक्यूल्स विच आर रिलेटेड टू लिविंग सिस्टम, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, दैट इज बायो, उनसे रिलेटेड जो मॉलिक्यूल्स है उन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ओके, इन पे हमें फ्रेंड्स पूरा एक लेसन है, और वो लेसन भी हमारे नीट एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, सो हर केमिकल में एक चीज कॉमन है कि कंटिन्यूसली उसे बनाया जाता है, और फ्रेंड्स कंटिन्यूसली उसे किसी और बायोमोलिक्यूल में भी चेंज किया जाता है। दिस कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो कन्वर्जन है फ्रेंड्स केमिकल्स का, इन कन्वर्जन्स को आप या तो केमिकल रिएक्शंस बुला सकते हो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, या बायोलॉजी में आप इन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी बुला सकते हो, बिकॉज दिस रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के रिएक्शन है, तो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन बुलाने से अच्छा है इन्हें हम क्या बुलाते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, बिकॉज मेटाबॉलिक रिएक्शन रेफर करता है द रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग सिस्टम। ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं वो वाले रिएक्शंस। ओके, there are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside our living organisms. See friends, यहाँ पे thousands of chemical reaction जो continuously सारे के सारे living organisms के अंदर हो रहे हैं, be they a unicellular or a multicellular। चाहे फ्रेंड्स वो ऑर्गेनिज्म एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो यानी सिंगल सेल, या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सब में कई सारे रिएक्शन फ्रेंड्स कंटिन्यूसली हो रहे हैं। ओके, अभी भी आपकी बॉडी में भी फ्रेंड्स देयर आर मल्टीपल रिएक्शंस गोइंग ऑन। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सब फ्रेंड्स, प्लांट्स, एनिमल, फंगी एंड ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब में मेटाबॉलिज्म यानी फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन सब में होते हैं।
The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. तो सी फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू, वन लाइन डेफिनेशन कि हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ओके, उन सब का टोटल, दैट टोटल इज नोन एज फ्रेंड्स मेटाबॉलिज्म. उस टोटल को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मेटाबॉलिज्म. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म, वी आर डिस्कसिंग ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट आर गोइंग ऑन इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो हम वो सारे केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं जो फ्रेंड्स उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं. ओके, एंड फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. ओके, जो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है फ्रेंड्स, उनमें मेटाबॉलिज्म होता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं. ओके, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि सपोज दिस इज अ पेंसिल, क्या फ्रेंड्स इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? दिस इज अ पेज, नॉन लिविंग है, क्या इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? सो डेफिनेटली नॉट. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in a cell-free system. See friends, ये जो metabolic reaction है, ये सारे living organisms की property तो है, but ये सिर्फ living organism के अंदर नहीं हो सकते. यानी हम फ्रेंड्स, अगर हमारी मर्जी है तो हम इन्हें cell-free system यानी बॉडी के बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं. And isolated metabolic reaction or reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. See friends, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसे आप एक आइसोलेटेड सिस्टम यानी बॉडी के बाहर परफॉर्म कर रहे हो, उस टाइप का एक जो रिएक्शन होगा वो ना ही एक लिविंग रिएक्शन है, ना ही फ्रेंड्स एक नॉन लिविंग चीज है. ओके, वो रिएक्शन ना ही लिविंग होगा और ना ही नॉन लिविंग होगा. ओके, लिविंग नहीं होगा बिकॉज फ्रेंड्स वो सारे केमिकल्स हैं और वो बॉडी के बाहर है. ओके, नॉन लिविंग भी नहीं बिकॉज ये वाला जो रिएक्शन है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा था. यस, तो फ्रेंड्स, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जब बाहर लैब में परफॉर्म किए जाते हैं तो सच रिएक्शंस लिविंग भी नहीं होते और वो नॉन लिविंग भी नहीं होते. Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reaction. इसलिए फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, ये सारे के सारे फ्रेंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है एंड किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ये मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी फ्रेंड्स नहीं होती. ओके, बिना किसी एक्सेप्शन के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो ही करेगा. और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इन मेटाबॉलिक रिएक्शन को इनवेंट्रो यानी बाहर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर लैब में भी परफॉर्म किया जा सकता है. तो वो रिएक्शन लिविंग थिंग्स तो नहीं होंगे बट श्योरली लिविंग रिएक्शन. वो क्या होंगे फ्रेंड्स? लिविंग रिएक्शंस होंगे, यानी लिविंग थिंग्स के अंदर वाले रिएक्शंस होंगे बट लिविंग थिंग्स नहीं होंगे. क्लियर? सी, एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, बायो में दो प्रोसेस होते हैं, इन विट्रो एंड इन विवो. इन विट्रो यानी व्हेन द प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन अ लैब एंड इन विवो यानी व्हेन द प्रोसेस और द रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जब वो कोई रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है तो वो इन विवो, और वो कभी लैब में हो रहा है तो वो इन विट्रो. So friends, we got our first defining property, that is metabolism. Friends, क्या क्या defining properties होती है ये आपको याद रखना है. Okay, there are just three defining, not in this lesson we have to see just three defining properties. वैसे कई सारी defining properties होती हैं but हमें कितनी स्टडी करनी है? just three. So वो तीनों metabolic properties, तीनों defining properties friends आपको याद रखनी है. The first defining feature is metabolism. Second one भी हमें यहाँ पे दिया है. Hence, cellular organization of body is the defining features of life forms. Friends, जो living organism है उनमें जो cellular organization है ये भी friends living forms का एक defining feature है. Now cellular organization यानी friends हमारे बॉडी में फ्रेंड्स सबको पता है कि एटम्स होते हैं. यस, एटम्स से फ्रेंड्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से फ्रेंड्स सब सेलुलर यानी सेल्स के अंदर जो पार्ट होते हैं वो बनते हैं. उन सब सेलुलर पार्ट से फ्रेंड्स सेल बनता है. ऐसे सेल्स जिनका स्ट्रक्चर फंक्शन सिमिलर होता है वो फ्रेंड्स एक साथ आते हैं, उनसे टिश्यूज बनते हैं. देन ऐसे टिश्यूज whose shape and functions are similar they come together and forms an organ. वो सब एक साथ आके ऑर्गन बनाते हैं. एंड फ्रेंड्स, कई सारे ऑर्गन्स एक साथ आके फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम. एंड व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म्स अ इंडिविजुअल, यानी वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखोगे हमें इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स यू विल सी सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन
ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, भले वो एक प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको इस टाइप की फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। बट वन मोर थिंग इज देयर फ्रेंड्स, पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इतनी हो जरूरी नहीं है। समटाइम्स फ्रेंड्स एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, सब सेलुलर एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यही तक रुक जाती है। कुछ में टिश्यू लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन आती है, कुछ में फ्रेंड्स सिर्फ ऑर्गन लेवल्स तक आती हैं, एंड इन सम द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम या फिर डायरेक्टली इंडिविजुअल्स यानी हमारे बॉडी में जिस तरह है उस तरफ पहुंच जाती है। ओके, और किस एनिमल में फ्रेंड्स किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है ये हम लेसन नंबर 4 में स्टडी करने वाले हैं। ओके, बट याद रखो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन होगी। ओके, इतनी ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन होगी क्या फ्रेंड्स? नो। ओके, कुछ में सेलुलर हो सकती है, कुछ में टिश्यू हो सकती है, कुछ में ऑर्गन सिस्टम हो सकती है। तो डिफरेंट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ओके, तो फ्रेंड्स हमें हमारी सेकेंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी मिल गई, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड नाउ कम्स द लास्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो फ्रेंड्स सबको पता है, दैट इज कॉन्शियसनेस। कौन सी? कॉन्शियसनेस। फ्रेंड्स व्हाट इज कॉन्शियसनेस और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो अभी हम फ्रेंड्स यहाँ पे स्टडी करते हैं। Perhaps the most obvious and technical complicated feature of all living organisms is this ability to sense the surrounding or environment and response to this environmental stimuli which could be physical, chemical or biological. See friends, यहाँ पे अभी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के सबसे जो डिफिकल्ट सबसे जो टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और वो फीचर क्या है? अपने एनवायरमेंट या अपनी सराउंडिंग को सेंस कर पाना और उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स रिएक्ट करना यानी रिस्पॉन्स जनरेट करना। फ्रेंड्स एनवायरमेंट में जो स्टिमुलाई यानी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है या एक्सटर्नल फोर्सेस है जिन्हें हम सेंस करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, तो वो जो स्टिमुलाई हैं वो फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। इन तीनों टाइप के स्टिमुलाई को हम सेंस करते हैं एंड अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स भी जनरेट करते हैं। ओके, we sense our environment through our sense organs. Okay, as you know friends, हम अपने environment को sense कर सकते हैं अपने sense organs की मदद से। और कितने sense organ है friends? So definitely friends आपका आंसर होगा 5. But friends 5 are the main sense organs. Okay, सबसे जो 5 nose, eyes, ears, skin, tongue, ये friends main 5 sense organ है। बट सिर्फ 5 sense organ हमारे पास है ऐसा नहीं है। ओके, हमारे पास फ्रेंड्स टोटल 21 से भी ज्यादा सेंसेस प्रेजेंट है। ओके, सिर्फ हमारे पास 5 सेंसेस है क्या? नहीं, हमारे पास 21 से भी ज्यादा सेंसेस प्रेजेंट है। बट हम जब मेन सेंसेस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स उसमें आता है सीइंग, टेस्ट, फील, ओके, हियरिंग, ये सारी चीजें फ्रेंड्स उसमें आती हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट्स एंड एक्सेट्रा। प्लांट्स भी फ्रेंड्स एनिमल्स की तरह एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्स करती है और यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है सच एज लाइट, वाटर, टेम्परेचर या बाकी कोई ऑर्गेनिज्म या जो पॉल्यूटेंट्स है उन सबको फ्रेंड्स प्लांट रिस्पॉन्ड करता है। और ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है फ्रेंड्स इनका ही मीनिंग होता है स्टिमुलाई। ओके, स्टिमुलाई को क्या कहा? एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्टिमुलाई। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक can sense and respond to environmental clues. Okay, see friends, चाहे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या सबसे कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी डेवलप कर सकता है। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सी फ्रेंड्स, फोटो पीरियड यानी द टाइम फॉर विच दे गेट द सनलाइट। फोटो पीरियड यानी वो टाइम जितने टाइम के लिए वो सनलाइट फ्रेंड्स रिसीव करते हैं। तो फोटो पीरियड का टाइम भी फ्रेंड्स सीजनल ब्रीडर्स जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। बिकॉज फ्रेंड्स देयर आर सम प्लांट्स एंड एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं और ब्रीडिंग करने के लिए फ्रेंड्स इन केस ऑफ प्लांट्स उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, उतनी रिक्वायर्ड सनलाइट मिली देन ओनली फ्रेंड्स प्लांट्स फ्लावर फॉर्म कर सकते हैं। अगर फ्लावर फॉर्म हो गए उसके बाद ही फ्रेंड्स फ्लावर के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। अदरवाइज फ्लावर नहीं है फ्रेंड्स तो ऑफकोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा। सेम विद एनिमल,
एनिमल्स को भी फ्रेंड्स एक सर्टन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर लगता है, हीट लगती है। यस, हीट उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए या उससे कम भी नहीं होनी चाहिए, एक सुटेबल अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लाइमेट लगता है उन्हें, उसी केस में वो ब्रीडिंग या मीटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। यस, और इसलिए फ्रेंड्स अगर लाइट की अमाउंट चेंज हो रही है तो इनका जो ब्रीडिंग पैटर्न है या जो मीटिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी। फ्रेंड्स दुनिया में हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में क्या क्या चीजें एंटर हो रही है उसे हैंडल कर सकते हैं। यस, ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। इसलिए फ्रेंड्स सारे ऑर्गेनिज्म, ओके, कोई भी हो, प्लांट, एनिमल, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, सबको पता है फ्रेंड्स उनके आसपास क्या हो रहा है। ओके, बट फ्रेंड्स यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज सेल्फ कॉन्शियस। बट फ्रेंड्स अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि फ्रेंड्स दे आर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, यानी उन्हें पता है कि वो कौन है। फ्रेंड्स ये एबिलिटी आपको बाकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगी। यस, और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी खुद के बारे में फ्रेंड्स पता होना। कि फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह से समझने के लिए, क्या फ्रेंड्स लायन को पता है कि वो लायन है? क्या वो ही इज द किंग ऑफ द जंगल? क्या उसे पता है वो जंगल का किंग है? फ्रेंड्स डेफिनेटली नॉट। ओके, उसे ये पता ही नहीं कि वो एक एनिमल है लायन की तरह। यस, या फ्रेंड्स उस क्या आसपास फ्रेंड्स उसके साथ जो उसका फैमिली प्रेजेंट है वो उन्हें वो लायंस बुलाते हैं। यस, तो उन्हें फ्रेंड्स अपने बारे में कुछ पता ही नहीं। सिमिलर फ्रेंड्स किसी प्लांट को, जैसे कि मैंगो ट्री, क्या मैंगो ट्री को पता है कि वो मैंगो ट्री है? यस, ये पता है फ्रेंड्स उसे खुद को? ऑफ कोर्स नॉट। यस, सिर्फ ह्यूमंस को ही फ्रेंड्स खुद के बारे में पता होता है। हमें पता है फ्रेंड्स हम ह्यूमंस हैं। यस, हमें हमारे लाइफ में क्या क्या करना है वो सारी चीजें हम फ्रेंड्स सोच सकते हैं। दैट इज नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि खुद के बारे में फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन होना। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस यानी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है फ्रेंड्स, यानी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, उनको फ्रेंड्स सेंस करना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना, यानी रिएक्ट करना। दिस इज नोन एज फ्रेंड्स कॉन्शियसनेस। बट ह्यूमन बीइंग्स में क्या है फ्रेंड्स, सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी उन्हें खुद के बारे में भी पता है। बाकी ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ अपनी सराउंडिंग के बारे में पता है, बट हमें खुद के बारे में भी फ्रेंड्स पता होता है। So friends, consciousness is one again the defining property of living organism. And as I told you friends, we have to see just 3 defining properties. क्या सिर्फ 3 ही defining property हैं? नहीं, तो कई सारी हैं, but in this lesson we have just 3 defining property. पहली metabolism, second cellular organization, and third friends consciousness. Okay, it is a very important point for friends previous year MCQs. तो इसे फ्रेंड्स अच्छे से मार्क कीजिए। ओके, एंड फ्रेंड्स दिस हाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है, उस लास्ट पैराग्राफ में एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन फ्रेंड्स चलो हम देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू लिविंग बीइंग, इट इज ऑल द मोस्ट डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग स्टेट। सी फ्रेंड्स, जब हम लिविंग बीइंग्स की बात करें तो लिविंग बीइंग्स में लिविंग स्टेट को डिफाइन करना ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी बाकी ऑर्गेनिज्म में हम लिविंग और नॉन लिविंग इजीली डिफाइन कर सकते हैं, बट लिविंग बीइंग्स में ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अभी ऐसा क्यों सर? तो इसका आंसर है, वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स व्हिच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। इसका एग्जांपल क्या है फ्रेंड्स? एक पेशेंट है जो अभी कोमा में। नाउ फ्रेंड्स व्हेन अ पेशेंट इज इन कोमा, तो उसे सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स मशीन्स होते हैं, और मशीन्स के जरिए फ्रेंड्स उस पेशेंट को जिंदा रखा जाता है। यस, वो मशीन्स फ्रेंड्स उसकी हार्ट, उसके लंग्स की जगह ले लेते हैं। यस, और उसके हार्ट और लंग का काम करते हैं। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। उस पेशेंट को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हम ब्रेन डेड कहते हैं, बिकॉज उसका पूरा ब्रेन फ्रेंड्स अभी बंद है। यस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रेन डेड। द पर्सन हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। ऐसा पर्सन फ्रेंड्स जो अभी कोमा में है, उसे अपने बारे में फ्रेंड्स कुछ पता ही नहीं है कि वो अभी कोमा में है या वो कौन है। यस, ये कुछ फ्रेंड्स उसे अभी पता नहीं है। सो दिस पेशेंट हैज लॉस्ट हिज सेल्फ कॉन्शियसनेस। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। ये जो लोग हैं फ्रेंड्स जो कभी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पाते, क्या ये लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे? तो सी फ्रेंड्स इसका आंसर क्या? इसका आंसर भी हमारे पास। सी, इन्हें हम पूरी तरह से फ्रेंड्स लिविंग भी नहीं बुला सकते और नॉन लिविंग भी नहीं।
सी लिविंग इन्हें इसलिए बुलाया जा सकता है बिकॉज फ्रेंड्स देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शंस गोइंग इन दैट पर्सन्स बॉडी। उस पर्सन की बॉडी में फ्रेंड्स अभी भी कई सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म है फ्रेंड्स उसके बॉडी में एक्टिव, एंड मेटाबॉलिज्म है दैट मीन्स वो लिविंग है। बट सेकंड पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, इट हैज नो कॉन्शियसनेस। वो अपनी सराउंडिंग को फ्रेंड्स फील नहीं कर सकता, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। एंड कॉन्शियसनेस ये फ्रेंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर्टी है। अगर कॉन्शियसनेस नहीं हुई तो आप क्या बन जाते हो, नॉन लिविंग। तो उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है बट मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की मदद से उसे लिविंग बुलाया जा सकता है। बट इफ वी कंसिडर कॉन्शियसनेस then on the basis of consciousness the person is non living. okay, तो फ्रेंड्स इसकी वजह से दिस इज द रीजन कि क्यों ऐसा कहा गया है कि इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स लिविंग स्टेट को डिफाइन करना ये काफी डिफिकल्ट वर्क है। ओके, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन। फिर फ्रेंड्स जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो वहां आपको ये समझ में आएगा कि आप अपने आसपास जितने भी लिविंग फिनोमेना देख रहे हो या जितने भी लिविंग प्रोसेसेस देख रहे हैं वो असल में फ्रेंड्स उनके अंदर जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं उसकी वजह से। ओके, अब ये क्या क्या इंटरैक्शंस होते हैं वो भी देखते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शंस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। सी फ्रेंड्स, किसी भी टिश्यू में जैसे हमारे पास फ्रेंड्स कई टाइप के टिश्यूज है, यस, कनेक्टिव टिश्यूज, सिंपल टिश्यूज। तो फ्रेंड्स इन टिश्यूज की जो प्रॉपर्टीज है वो इनके सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। इन टिश्यूज की प्रॉपर्टीज इनके सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि फ्रेंड्स टिश्यूज में ये प्रॉपर्टीज आती हैं जब कई सारे सेल्स आपस में इंटरैक्ट फ्रेंड्स यानी आपस में फ्रेंड्स वर्क करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। तो उनके इंटरैक्शन की वजह से फ्रेंड्स टिश्यूज को अपनी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। ओके, तो कई सारी प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स उनके कॉन्स्टिट्यूएंट यानी उनके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है उसकी वजह से नहीं, बल्कि ये सारी चीजें फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करती हैं, ओके, उसकी वजह से होती है। सिमिलरली द प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल। उसी तरह फ्रेंड्स सेल्स के जो सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स ये उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स यानी जिन मॉलिक्यूल्स से वो बना है, तो उन मॉलिक्यूल्स में फ्रेंड्स सेलुलर ऑर्गेनल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती। सेलुलर ऑर्गेनल्स की प्रॉपर्टी कहाँ से आती है कि जिन मॉलिक्यूल्स से वो बनता है, जब ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उनके इंटरैक्शन और रिएक्शन की वजह से ही फ्रेंड्स ऑर्गेनल्स को अपनी प्रॉपर्टीज मिलती है। यस, तो जितने भी लिविंग प्रोसेसेस है फ्रेंड्स, जितने भी लिविंग फिनोमेनास हैं जो अब आप अपने आसपास देख रहे हो वो असल में फ्रेंड्स इंटरैक्शन की वजह से है। ओके, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके अंदर की जो सब्सटेंसेस है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, सेल्स है, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट या रिएक्ट करते हैं, उनकी वजह से फ्रेंड्स ये सारी प्रोसेसेस होती है। ओके, द इंटरैक्शन रिजल्ट्स इन एन एमर्जेंट प्रॉपर्टी एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे ही फ्रेंड्स लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ होता है तो ये जो इंटरैक्शन है फ्रेंड्स एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर देखा ही फ्रेंड्स कि एटम, देन मॉलिक्यूल, देन सब सेलुलर, देन टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल। ये क्या है फ्रेंड्स, इसे फ्रेंड्स हम बुलाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। क्या बुलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। और इसमें फ्रेंड्स लोअर लेवल पे यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पे अगर कुछ इंटरैक्शन हो रहा है तो उसका रिजल्ट आपको ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी दिखाई दे सकता है। ओके, दिस फिनोमेना इज ट्रू इन हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑल लेवल। ये जो फिनोमेना है फ्रेंड्स कि लोअर लेवल में कुछ चेंज हो रहा है उसकी वजह से हायर लेवल में फ्रेंड्स एक रिजल्ट दिख रहा है, ये चीज फ्रेंड्स आपको सारे लेवल्स में दिखेगी। यानी सी हियर, ओके, ये फ्रेंड्स ये जो है इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की कहते हैं। ओके, जब इन सारे लेवल्स को फ्रेंड्स सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया जाता है। यस, ये हमारी बॉडी की डिफरेंट लेवल्स है, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, सब सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल, तो दिस आर ऑल डिफरेंट लेवल्स ऑफ आवर बॉडी। जब इन सारे लेवल्स को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया जाता है दैट इज फ्रेंड्स अ हायरार्की। और हायरार्की फ्रेंड्स इनकी नहीं बन सकती है, आप किसी भी चीज को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करोगे तो वो उसकी हायरार्की बन जाएगी।
हायरार्की फ्रेंड्स समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियोस में हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की स्टडी करने वाले हैं, वहां पे हायरार्की वर्ड का मीनिंग आपको और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हायरार्की का वर्ड क्या है, मीनिंग क्या है कि ये जो सारे लेवल्स हैं, इन सारे लेवल्स को जब सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया जाता है, दैट इज हायरार्की। और यहाँ पे फ्रेंड्स किसी भी लेवल में कोई भी चेंज हो तो उसके हायर लेवल में फ्रेंड्स उसका इफेक्ट जरूर दिखेगा। एटॉमिक लेवल पे कोई चेंज हो तो मॉलिक्यूलर लेवल या बाकी सारे लेवल्स पे भी उसका चेंज दिखता है। ओके, सेलुलर लेवल पे कुछ हो तो ऑर्गन सिस्टम और टिश्यू, इन पे भी फ्रेंड्स उसका इफेक्ट दिखाई देता है। तो लोअर लेवल्स में फ्रेंड्स कुछ भी हो, हायर लेवल्स में फ्रेंड्स उसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। ओके, एंड दैट्स व्हाई फ्रेंड्स हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी का डिफाइनिंग फीचर बताया था। ओके, therefore we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli। इससे फ्रेंड्स हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी हमने एक डेफिनेशन बनाई है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी अपनी कॉपीज बनाने वाले, इवॉल्व होने वाले हैं। सबको पता है हम फ्रेंड्स कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं। ओके, हमारी बॉडी में फ्रेंड्स अभी अगर आप सर्च करें सो यू विल फाइंड दैट कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा आर्टरी ग्रो कर रही है। यानी हमारे बॉडीज में फ्रेंड्स पहले जितनी आर्टरीज थी, आर्टरीज यानी वो ब्लड वेसल्स जो फ्रेंड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में कैरी करती है। तो फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ आर्टरीज साइंटिस्ट को ऑलरेडी पता थी, बट अचानक से एक और एक्स्ट्रा आर्टरी हमारी बॉडी में ग्रो कर रही है। ओके, और इसका रीजन क्या है, बिकॉज हम फ्रेंड्स इवॉल्व हो रहे हैं। यस, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, ये सेल्फ रेगुलेटिंग है। यस, यानी अपने आसपास या अपने अंदर जो सारी चीजें हो रही है उन्हें ये रेगुलेट यानी फ्रेंड्स मैनेज कर सकते हैं। ओके, कम ज्यादा कर सकते हैं। एंड एज वेल एज फ्रेंड्स ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। यस, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी चीज में होंगे उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यस, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो जो सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड किए हैं उन्हें फ्रेंड्स मार्क कर लीजिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। Biology is the story of life on Earth. Biology is the story of evolution of living organism on Earth. All living organisms, present, past, future, are linked to one another by sharing of common genetic material, but to varying degrees. जी फ्रेंड्स, अब से हमारी बायोलॉजी स्टार्ट होने वाली है और बायोलॉजी में फ्रेंड्स, बायोलॉजी असल में स्टोरी ऑफ लाइफ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स अर्थ पे कैसे आए, देन उनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इन सारी चीजों को हम बायोलॉजी में डिटेल स्टडी करेंगे। एंड इन्हें स्टडी करना फ्रेंड्स, इट इज रियली फन टू नो कि हमारे आसपास की ये जो वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड, वो असल में काम कैसे करता है। देन फ्रेंड्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे इवॉल्व कैसे हुआ है, यानी कैसे फ्रेंड्स एक सिंगल सेल से ओके हम ये सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे बने, वो भी फ्रेंड्स हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ना फ्रेंड्स, अर्थ पे अब तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी अभी जितने प्रेजेंट है, पास्ट में फ्रेंड्स जितने थे, या आने वाले फ्यूचर में जो जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहने वाले हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एक दूसरे से लिंक्ड है। और किसकी मदद से लिंक्ड है, तो कॉमन जेनेटिक मटेरियल से लिंक्ड है। बट ये जो कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, ये भी फ्रेंड्स अलग अलग डिग्रीज पे हम एक दूसरे से लिंक्ड है। यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे को काफी ज्यादा सिमिलर हो जाता है, तो वहां पे सिमिलैरिटी की डिग्री काफी ज्यादा है। बट कुछ के केस में फ्रेंड्स जेनेटिक मटेरियल्स की सिमिलैरिटी कम हो जाती है, तो वहां पे सिमिलैरिटी ऑफ डिग्री कम है। बट फ्रेंड्स सिमिलैरिटी जरूर होगी। यस, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एक दूसरे से हमेशा लिंक्ड ही रहेंगे। क्यों? बिकॉज हम सब फ्रेंड्स एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होके बने हैं, इसलिए हम हमेशा फ्रेंड्स किसी ना किसी डिग्री पे जेनेटिक मटेरियल को शेयर जरूर करते हैं। कुछ के साथ हम ज्यादा जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, एंड विद सम अदर ऑर्गेनिज्म we share a very less similar genetic material. Okay, so friends, this was the very first point of the living world, and in this point friends we saw कि how to define the living organism, यानी living organism को define कैसे करते हैं, और define कैसे करते हैं friends, using their defining properties, यानी ऐसी properties जो सारे living organism में present है, उसे use करके friends हम living organism को define करते हैं। Okay, so friends, this was the very first point of living world. And in the next video friends, we will study the diversity in living organisms. Okay, so thank you very much.